नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। उत्तराखंड में मरीजों का आंकड़ा 7,447। बड़ी खबर, उत्तराखंड में मरीजों का आंकड़ा 7,447 हो चुका है। ऐसे में प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस समय प्रदेश में 2,996 अभी भी एक्टिव केस बचे हुए हैं। अब तक 4,330 कोरोना मरीज महामारी से ठीक हुए हैं और अपने घर वापस चले गए हैं। प्रदेश में अब तक 83 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बड़ी और अहम जानकारी, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 264 नए केसेस सामने आए हैं और ये आंकड़े आपको बता दूं कि लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 7,447 हो चुकी है। 2,996 अभी भी एक्टिव केसेस हैं और 4,330 लोग इस महामारी से, इस कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं और उत्तराखंड में 83 लोगों की मौत हो चुकी है। तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 264 नए केसेस, जिसके बाद चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब लॉकडाउन था, संपूर्ण लॉकडाउन था और ऐसे में इमरजेंसी सेवा ही शुरू थी और तमाम जगहों को प्रॉपर सैनिटाइज किया जा रहा था। तमाम पुलिसकर्मी 24 घंटे मुस्तैद थे और तत्परता से जनता की सुरक्षा के लिए तैयार थे। ऐसे में ये आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं अपने आप में काफी चिंताजनक है और त्रिवेंद्र सरकार और के साथ साथ जो प्रशासन है वो भी लगातार कोशिश कर रही है। तमाम जनता से यहाँ पर अपील भी की जा रही है, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और जनता से ये अपील की जा रही है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें और इसी के साथ साथ अपने हाथ में ग्लव्स जरूर पहनें और चेहरे पर मास्क लगाएं और अपने हाथों को सैनिटाइज जरूर करें। तो ये आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और अपने आप में ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं, जहां पर आपको बता दूं कि लगातार यहां पर कई लोगों का इलाज चल रहा है, तो दूसरी ओर ये आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक उत्तराखंड में 83 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इन आंकड़ों को रोका जाए। कोरोना का काट ढूंढने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। तमाम अस्पतालों को भी यहां पर अलर्ट पर रखा गया है। आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन ऐसे में ये आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं जनता की लापरवाही की वजह से और प्रशासन की भी लापरवाही की वजह से ये आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सुभाष गौड़ जुड़े हुए हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है कोरोना को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड में भी हम देख पा रहे हैं रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं। आखिर कौन है ये लोग? रोजाना जिस तरीके से प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उससे कहीं न कहीं चिंता जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सरकार की। क्योंकि जिस तरीके से रोजाना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उससे कहा जा सकता है कि जो व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जा रही थी, जिनका दावा सरकार करती थी, स्वास्थ्य विभाग दावा करता था, वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। क्योंकि खास तौर से राजधानी देहरादून में सबसे अधिक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लगभग 1,600 से अधिक मरीज केवल राजधानी देहरादून में ही पॉजिटिव मरीज हैं, जबकि इसके बाद दूसरे स्थान पर हरिद्वार जिला है। क्योंकि ये सभी जिले मैदानी क्षेत्र हैं, खासतौर से मैदानी क्षेत्रों में सबसे तेजी से कोरोना फैल रहा है। स्थिति ऐसी है कि पहाड़ों तक कोरोना पहुंच चुका है। यानी कि कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग की नाकामी जरूर यहाँ साबित होती है। साथ ही जो जिला प्रशासन है, जिसको पूरी तरीके से मुस्तैद इस महामारी से निपटने के लिए होना चाहिए था, वो नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से रोजाना सड़कों पर काफी लोग घूमते हुए नजर आते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो कहा जा सकता है कि ये जो गलतियां हैं, इस वजह से जो प्रदेश में है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो है प्रशासन है वो मुस्तैद है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में ये बहुत ही दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से लगातार हम देख पा रहे हैं कि तमाम प्रदेशों में लॉकडाउन का भी ऐलान किया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर महामारी का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, आइसोलेशन वार्ड किस तरीके से यहाँ पर बने हुए हैं, बेड्स कितने हैं और खासतौर पर टेस्ट को लेकर जितने सवाल खड़े किए जा रहे थे, क्या टेस्ट सही मात्रा में हो रहे हैं?
जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बता दूँ जो प्रशासन है उसकी नाकामी है, इसी का ये नतीजा है कि जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं, जैसे कि आपका सवाल है कि टेस्ट किस प्रकार से हो रही है। जी, लगातार शुरुआती दौर में ज़रूर यहाँ जो टेस्ट थे वो उसमें काफ़ी लंबा समय लग रहा था, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि काफ़ी सारे प्राइवेट लैबों को अनुमति सरकार द्वारा दी गई है कि वो उन लैबों में कोरोना की जाँच कर सकें और जल्द से जल्द जो जांच के जो सैंपल होने के बाद उनकी जो रिपोर्ट है वो जल्द लोगों को मिल सके। तो स्थिति ऐसी है कि यदि कोई सुबह जांच कराता है तो शाम तक रिपोर्ट मिल जाती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कोरोना वायरस इस तरीके से प्रदेश में वापस दोबारा से किस तरीके से फैलने के पीछे कारण क्या है? लगातार जो सोशल डिस्टेंस है उसका पालन होता हुआ नजर नहीं आता है स्मार्ट सिटीज में, चाहे राजधानी देहरादून की बात की जाए, हरिद्वार की बात की जाए या फिर उधम सिंह नगर की बात की जाए। ये वो जिले हैं जहाँ सबसे अधिक जो लोग हैं वो रहते हैं, मैदानी क्षेत्र है, मार्केट बड़े-बड़े हैं और ऐसे में जो सोशल डिस्टेंस है उसका पालन होता हुआ इन जो स्मार्ट सिटी है या जो बड़े शहर है इनमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा और यही एक बड़ी कमी है कि लगातार प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस को चुस्त और दुरुस्त रहना होगा, इन लोगों के चालान काटने होंगे, तभी कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंस का पालन आम जनमानस करेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में जिस तरीके से बैठकों का दौर प्रदेश में हुआ, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बैठकों की बात की जाए, मुख्यमंत्री की बैठकों की बात की जाए जी। या फिर अपने-अपने जनपद में जो विधायक हैं, जिला प्रशासन है, उनकी बैठकों का दौर किया जाए, तो शुरुआती दौर में ज़रूर बैठकें की गई, जब प्रदेश में कोरोना के कोई भी मरीज नहीं थे। लेकिन अब जब लगातार प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ा, उसके बाद से ना तो प्रशासन की कोई बैठक हुई, ना जी। सरकार के द्वारा कोई बैठक की गई और सबसे महत्वपूर्ण जो स्वास्थ्य विभाग है, उसके द्वारा भी कोई बड़े एक्शन लेने के लिए कोई बैठकों का दौर नहीं किया गया। हालांकि हवाई हवाई जो इनकी बातें थी वो नजर आ रही है, धरातल पर ऐसा कोई भी फैसला नजर नहीं आया जिससे प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव जैसे मामलों को रोका जा सके। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और वही राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य युग पुरुष स्वामी परमानंद महाराज सरस्वती महाराज हरिद्वार से उत्तराखंड के चारों धामों की मिट्टी लेकर अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। वो गंगा जल, उत्तराखंड की पवित्र नदियों का जल और कैलाश पर्वत से लाए गए कंकड़ पत्थर को लेकर भी अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। उनके आश्रम के द्वारा मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख का चेक दिया गया। उनके एक शिष्य ने 1.25 लाख का चेक और कैलाश पर्वत से कंकड़ पत्थर लाकर उन्हें सौंपे हैं, जो 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण की शिलान्यास पूजा में प्रयोग में लाए जाएंगे। तो हरिद्वार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से कमंडल में जल और कैलाश पर्वत के कुछ कंकड़ पत्थर जो हैं वो लेकर अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं स्वामी परमानंद। पिछले 16 सालों से जानकी पुल के निर्माण का इंतजार करने वाले व्यापारी और यात्रियों के लिए खुशखबरी है। ऋषिकेश मुनिकीरेती क्षेत्र में जानकी पुल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकी पुल का दौरा किया और पुल के बारे में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से जानकारी मांगी। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मोहम्मद आरिफ खान ने कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को जानकी पुल की क्षमता और जानकी पुल की गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी। पुल के निर्माण को लेकर स्थानीय दुकानदारों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि लक्ष्मण झूला पुल की डीपीआर बनकर तैयार हो चुकी है, जिसे राज्य सरकार को भेज दिया गया है। जल्द ही लक्ष्मण झूला पुल के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की जाएगी। उसके बाद जल्द ही लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर गुरुग्राम हरियाणा से घूमने के लिए 4 लोग आए हुए थे। चारों मित्र गंगा में नहाने के लिए उतरे। गंगा का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ था तो गुरुग्राम निवासी नवीन भाटी 30 धारा में बहने लगे। उसको देखकर मित्रों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। चीख पुकार सुनकर घाट पर तैनात जल पुलिस के जवान भी तुरंत मौके पर पहुंचे और फिर रेस्क्यू कर उसे बचा लिया गया। और आप देख भी पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पर तमाम जनता के बीच में हड़कंप मच गया और अचानक से वो शख्स जो है वो बहने लगा, जिसके बाद उसे बचाने की पूरी कोशिश की गई और कड़ी मशक्कत के बाद उसे बचा लिया गया।
और वहीं देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर ब्लॉक के टकोली गांव क्षेत्र में गुलदार का आतंक है। शाम ढलते ही अपने घरों में युवक और जो गांव के लोग हैं वो दबक जाते हैं। गुलदार ग्रामीणों के कई मवेशियों को अपना निवाला बना चुके हैं। टकोली गांव में लोग शाम ढलते ही गुलदार के डर से सहमे अपने घरों में दबक कर रहने लगे हैं। कई बार वन विभाग से शिकायत करने पर सूचना मिलते नरेंद्र नगर डिवीजन के डीएफओ ने खुद मौके पर पहुंचकर गुलदार को पकड़ने में कामयाबी पाई। डीएफओ का यह कहना था कि गुलदार की हालत ठीक न होने के कारण वो गांव के किसी खंडहर में जा घुसा, जहां वन कर्मियों ने उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। तो गुलदार का आतंक जो है वो पौड़ी गांव में देखने को मिलता है। हालांकि कोई पहली तस्वीर नहीं, कई बार ऐसी खबरें सामने आई कि गुलदार की वजह से आम जनता जो है वो परेशान रहती है और गुलदार की वजह से तमाम जनता जो है, जो ग्रामीण है, जो स्थानीय लोग हैं, वो डर के मारे अपने घरों में घुस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वन विभाग ने बड़ी सफलता हासिल कर ली है। फिलहाल गुलदार को पकड़ लिया गया है और उसे वन विभाग के जो भी टीम है वो अपने साथ लेकर चले गए हैं। मुक्तेश्वर के सूपी गांव निवासी लापता किसान दीपक मेहता मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपियों ने किसान से लूटपाट की बात को कबूल लिया है और सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। पकड़े गए तीनों आरोपियों ने लूट की बात भी कबूल ली है, लेकिन किसान का अब तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस किसान की तलाश में जुटी हुई है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और आप ये देख रहे हैं पोस्टर किस तरीके से दीपक का ये पोस्टर जो है वो चारों तरफ लगा दिया गया था। और वही उधम सिंह नगर से अगली खबर, पूर्व एसएसपी पहुंचे हाईकोर्ट। वरिंदरजीत सिंह अपने तबादले के खिलाफ पहुंचे हाईकोर्ट। पुलिस महकमे में एक बार फिर से हलचल थी। वरिंदरजीत सिंह ने अपने तबादले को गलत बताया है। पुलिस महकमे पर दबाव बनाकर जांच रोकने का आरोप भी लगा है। ट्रांसफ़र एकदम से होना हमारे लिए भी आश्चर्यजनक वाली बात थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पूरे जिले को संभाल रखा था, ये महामारी कोविड-19 का जो उन्होंने सिस्टम बना रखा था, चाहे एसपीओ को लेके मैनेज करना हो या बॉर्डर पे मैनेजमेंट हो या शहर के अंदर मैनेजमेंट हो या कोविड-19 का पेशेंट जहाँ भी निकल रहा है उसका आस पड़ोस का मामला कैसे देखना, जिस तरीके से और जिस योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने आके सोशल मीडिया पे आके पब्लिक को संदेश दिया और उन्होंने एक टीम बना रखी थी, एक सिस्टम बना रखा था, उससे तो हम प्रभावित थे उनकी कार्यशैली से और बहुत अच्छा काम करके गए हमारे ज़िले में। हमारे ज़िले में बहुत अच्छे कप्तान थे और कोरोना काल में उन्होंने हर पेशेंट की भी मदद की है और बॉर्डर जो थे वो पूरे सील किए गए और कोरोना यहाँ पे बहुत कम था। जैसे ही उनका ट्रांसफ़र हुआ है, तबादला हुआ है, तब से कोरोना काल ने भी यहाँ महामारी का रूप ले लिया है। रोज़ यहाँ पे उधम सिंह नगर हमारे ज़िले में 40-50 केस आ रहे हैं। उनका जो ट्रांसफ़र हुआ वो गलत ट्रांसफ़र हुआ था। मैं मानता हूँ कि इस समय ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए था। वैसे तो ट्रांसफ़र एक प्रक्रिया होती है सरकार की, पर फिर भी जब इस समय जब कोरोना चल रहा है और कोरोना को लेकर लगातार केस बढ़ रहे हैं उधम सिंह नगर में, तो वरिंदरजीत सिंह ने तो बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने यहाँ पर एसपी नियुक्त करे, उन्होंने यहाँ पर आम व्यक्ति की बात को फेसबुक के माध्यम से, लाइव के माध्यम से उन्होंने सुना, उनको बताया, क्योंकि लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि नीचे के जो अधिकारी थे वो बता नहीं पा रहे थे कि कोरोना में क्या होगा, कैसे बाहर जाएंगे, सामान कैसे आएगा, कैसे क्या होगा, तो बहुत दिक्कत थी। जनता के बीच अपनी अच्छी छवि बनाने वाले आईपीएस वरिंदरजीत सिंह यकायक अपने तबादले को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट की शरण में चले गए हैं, जिसको लेकर सियासी और पुलिस महकमे में काफ़ी हलचल मची हुई है। हालांकि इस मामले में पुलिस महकमा भी नज़र बनाए हुए है और साथ ही वरिंदरजीत सिंह ने अपने उच्च अधिकारियों पर जांच में दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। 3 हफ्ते का समय उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उन अधिकारियों को दिया है, जिसके बाद ही पता चलेगा कि मामले में किस तरह का नया मोड़ आता है या उत्तराखंड पुलिस महकमे में किस तरह की हलचल मचती है। चेतन बत्रा, इंडिया न्यूज़। और वही विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में सोमवार को होने वाले अन्नकूट मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्राचीन काल से ही सावन पूर्णिमा के दिन धाम में अन्नकूट मेले का आयोजन किया गया है और आकर्षण का केंद्र बना रहा है। अन्नकूट मेले के लिए मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है। अन्नकूट मेले में बाबा केदार का पहाड़ी अनाज, झंगूर, चावल, कौड़ी आदि से लेप से श्रृंगार किया जा रहा है। केदारनाथ मंदिर में सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। ऐसे में अब तमाम लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं उनके चेहरे पर भी अब खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। इस बार कोरोना के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ी कमी आई है। मान्यता है कि नए अनाज में पाए जाने वाले विष को भोले बाबा स्वयं ग्रहण करते हैं, इसलिए प्रतिवर्ष इस त्यौहार को मनाने की परंपरा है। वहीं केदारनाथ के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने बताया कि 2 अगस्त को रात्रि में बाबा के स्वयंभू लिंग का नए अनाज, झंगोरा, चावल, कौड़ी आदि का लेप लगाकर श्रृंगार किया
जिसके बाद भक्त बाबा के दर्शन करेंगे। तो रुद्रप्रयाग की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही है, जहां पर बाबा केदार को अब एक बार फिर से सजाने की जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि जो भी यहाँ पर अनाज होते हैं, जो उसमें जो विष होता है वो भगवान शिव जो है वो खुद उसे पीते हैं। इसको लेकर यहाँ पर पूजा पाठ जो है वो होती है और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम तैयारियां भी यहाँ पर चल रही हैं। फूल मालाओं से इस मंदिर को सजाने की पूरी कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पे जो मुख्य पंडित है उनका भी यही कहना है कि ये परंपरा काफ़ी सालों से चली आ रही है और हालांकि इस महामारी के दौर में कोरोना की वजह से यहाँ पर काफ़ी कमी जो है वो देखने को मिल रही है, इसका असर जो है वो पड़ रहा है, लेकिन इस परंपरा को हम तोड़ेंगे नहीं और अच्छे तरीके से पूजा पाठ करेंगे, खासतौर पर गाइडलाइंस का पालन करते हुए। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर जीरो टॉलरेंस की सरकार के भ्रष्टाचार का धब्बा लगा है। करोड़ों की लागत से बनने वाले काशीपुर के हिमालयन फूड पार्क में बिना मानकों को पूरा किए ही विभागीय एनओसी दे दी गई और नियमों को ताक पर रखकर उद्योग भी शुरू कर दिए गए, जबकि फूड पार्क को लेकर सरकार के नियमों की तो यहां धज्जियां उड़ी गई हैं। वहीं बिना कार्य पूरा हुए आखिर कैसे विभाग ने फूड पार्क को हरी झंडी दिखा दी, इसको लेकर एक शिकायत के आधार पर एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया है। वहीं एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के और डीएम से 3 माह में इन शिकायतों पर जवाब तलब किया है, जिसमें उन्होंने ग्रीन बेल्ट बनाए बिना आखिर कैसे एनओसी जारी की है। ईटीपी प्लांट सहित कई बिंदुओं पर जांच की आंखियां मांगी गई हैं, जिसके बाद अब लगातार कार्रवाई करने के निर्देश यहां पर दे दिए गए, जिसमें 3 माह में रिपोर्ट सौंपनी है, जिसके लिए विभाग अपनी कार्रवाई जल्द शुरू करने वाला है। ग्रीन बेल्ट, जो वहाँ पे ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए वो वहाँ पे है ही नहीं और उसके लिए कोई स्पेस भी नहीं छोड़ा गया वहाँ पे। और ईटीपी सेट है वो भी वहाँ पे नहीं है और भी बहुत सारी है जो वहाँ पे नहीं है। भ्रष्टाचार देखो जी, जो एनओसी देने में सरकार के या सरकारी विभागों के जो भी अधिकारी इसमें शामिल होंगे उन सब की जांच बिल्कुल होगी। और हम फूड पार्क की एक विस्तृत जांच करके उन्होंने क्या रह गया है करने को और अगर नहीं किया ये सब जांच की जाएगी। तो 3 महीने में हम इसको जांच करके माननीय एनजीटी को सौंपेंगे। केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी हो चुकी है, जिसके अनुसार अब जिम खोलने और रात्रि कर्फ्यू को हटाने का फैसला लिया गया है। वहीं प्रदेश में अनलॉक 3 में किन किन चीजों में छूट मिलेगी, इसको लेकर अभी प्रदेश सरकार की ओर से कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है, लेकिन इस संबंध में प्रदेश के डीजी एंड लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार का यह कहना है, जैसे ही राज्य सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस जारी होंगी उसके बाद प्रदेश भर में उस व्यवस्था को लागू कराया जाएगा। कोरोना काल में घर लौटे प्रवासियों को रोजगार देने की कवायद अब शुरू हो गई है। रुद्रप्रयाग में इसको लेकर विकास विभाग खाका जो है वो तैयार कर रहा है। खास तौर पर मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रवासियों का पंजीकरण कर उन्हें रोजगार दिया जा रहा है, जबकि इच्छुक प्रवासियों को रोजगार करने के लिए पोल्ट्री फार्म, पशुपालन, उद्यानीकरण, साथ साथ कृषि और सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को सरकार का लाभ भी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें योजना दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है। जिला प्रशासन की यह मुहिम अगर कारगर साबित होती है तो न केवल बाहर से आए प्रवासियों को अपने घर में रोजगार मिलेगा, बल्कि प्रवासियों को पहाड़ में ही रोकने में भी सरकार कामयाब हो सकती है, क्योंकि पलायन एक बहुत ही बड़ी समस्या उत्तराखंड के लिए देखने को मिलती है। रोजगार से जुड़ना चाहता है या मनरेगा में कार्य करना चाहता है तो उसको मनरेगा से जोड़कर उसको कार्य दिया जाता है। ऐसे हमारे पास 594 लोग हैं जिन लोगों ने अपना मनरेगा में पंजीकरण किया और जिनको रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन इन सब चीज़ों से जुड़ना चाह रहा है तो हम उसको मनरेगा से ही उसका पशुबाड़ा या मुर्गी बाड़ा बना करके उसको लाभान्वित कर रहे हैं। प्लस पशुपालन विभाग की तरफ से उसको जो मुर्गी के चूजे होते हैं वो दिलवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और अब देहरादून रुख करते हैं। दिल्ली में वित्त राज्य मंत्री से मिले सतपाल महाराज, अनुराग ठाकुर को सौंपा 1000 करोड़ का प्रस्ताव। जलागम
निगर परियोजना के लिए सौंपा प्रस्ताव उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए रोजगार की पहल है। प्रवासियों को आजीविका के अवसर पर प्राप्त करने पर यहां पर जोर जो है वो दिया गया है। तो सौगात वाली मुलाकात है ये। हरिद्वार से अगली खबर, मूसलाधार बारिश से कई जगह जलभराव हो चुका है। बारिश के कारण की जगह तबाही जैसे हालात बने हुए हैं। पुराने औद्योगिक क्षेत्र में कार पर दीवार गिरने से कार जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और ये तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए किस तरीके से एक कार के ऊपर एक टुकड़ा जो है पत्थर का वो गिर गया, जिसकी वजह से कार बुरी तरीके से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुका है। और ये सब तेज बारिश की वजह से हो रहा है। तेज बारिश की वजह से आम जनता का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। लेकिन ऐसे में अब जनता को सुरक्षित रहना होगा। हरिद्वार से अगली खबर है, बीजेपी पार्षद दल ने कराई बाजार की सफाई। बड़ी खबर, बीजेपी पार्षद ने दल के कराई ये सफाई। जिला महामंत्री विकास तिवारी के नेतृत्व में सफाई कराई गई है। बारिश के बाद बाजार में जमा हुए थे सील्ट। नगर निगम की मेयर पर काम नहीं करने का आरोप लगा है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से एकजुट होकर साफ सफाई जो है यहाँ पर की जा रही है। बारिश के बाद बाजार में जो पानी है वो पूरा जमा हो गया था, गंदगी जो है यहाँ पर हो गई थी, जिसके बाद सब ने मिलकर ये साफ सफाई जो है वो कराई है। और बीजेपी पार्षद दल ने कराई है बाजार की सफाई। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिला महामंत्री विकास तिवारी के नेतृत्व में ये साफ सफाई जो है वो की गई है। रुड़की के सिविल लाइन इलाके में नजूल की भूमि पर बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के धड़ल्ले से काम चल रहे हैं। निर्माण कार्य पर विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता डीएस रावत ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन में चल रहे अवैध निर्माण को तुरंत एक्शन लेते हुए रोक दिया। विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता डीएस रावत ने बताया कि मीडिया द्वारा दी गई सूचना पर उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो मौके पर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसकी अनुमति हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से नहीं ली गई थी, जिसके बाद उन्होंने निर्माण कार्य को रुकवा दिया। साथ ही साथ आगे की कार्रवाई करते हुए उसे सील भी कर दिया गया। आपको बता दें कि कल ही इंडिया न्यूज ने सिविल लाइन क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माण कार्य की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद तत्काल इस संबंध में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता डीएस रावत ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई भी की है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।